तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्द भरी कराह उसके कानों से टकराई। छाया एक बड़े बरगद के पेड़ के पास रुकती है। बिजली की चमक में उसे दिखता है कि एक वृद्ध महिला लकड़ियों के भारी गट्ठर के नीचे दबी हुई है। देवगढ़ की रियासत अपनी समृद्ध विरासत और ऊंची दीवारों के लिए पूरे राज्य में विख्यात थी। यहाँ ठाकुर गजेंद्र सिंह का नाम अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इस हवेली की भव्यता के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा था। हवेली के भीतर दो अलग अलग दुनिया बसती थीं। एक दुनिया थी बड़ी बेटी माया की, जिसके लिए सुबह का सूरज सोने की थाली में परोसा जाता था। उसे रेशम के कपड़ों, महंगे इत्रों और नौकरों की फौज के बीच एक राजकुमारी की तरह पाला गया था। और दूसरी दुनिया थी छोटी बेटी छाया की, जिसके लिए दिन की शुरुआत चूल्हे की राख, कालिख लगे बर्तनों और रसोई के धुएं से होती थी। माया हवेली का गौरव थी, तो छाया को केवल एक जिम्मेदारी या कहें कि एक बोझ समझा जाता था। मेरी लाडली माया को देखो, कितनी सुकोमल और राजसी लगती हैं। बेटा, अपनी इन कोमल हथेलियों का ध्यान रख। जल्द ही राजमहल से कोई शुभ समाचार आने वाला है। सुना है राजकुमार राजेश के लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू हो चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माया से बेहतर इस पूरे राज्य में कोई और नहीं हो सकती। बिल्कुल माँ, गांव की ये धूल और ये साधारण लोग मेरे व्यक्तित्व के लायक ही नहीं हैं। मैं तो राजमहल के बगीचों में टहलने के लिए बनी हूँ। और माँ, जरा इस छाया को देखें। इसके हाथों की कालिख तो शायद अब इसकी त्वचा का हिस्सा बन गई है। ये जहाँ भी जाती है अपने साथ रसोई की गंध ले आती है। इसकी किस्मत में तो बस यही चक्की पीसना और धुएं में आंखें जलाना लिखा है। छाया ने अपनी बहन की कड़वी बातों को अनसुना करने की कोशिश की। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके मन में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। वो नहीं समझ पाती थी कि एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी उसकी और उसकी बहन की दुनिया में इतना बड़ा फासला क्यों था। वो भी पढ़ना चाहती थी, वो भी रंगों से खेलना चाहती थी, लेकिन उसके हिस्से में केवल राखाई थी। माँ, मसाला पिस गया है। क्या मैं अब थोड़ी देर के लिए पाठशाला जा सकती हूँ? आज शहर से बड़े कलाकार आ रही हैं। वे कपड़ों पर सुंदर बेल बूटे और चित्रकारी करना सिखाएंगे। मुझे भी कुछ नया सीखना है माँ। चित्रकारी और घर का बाकी काम क्या तेरी मरी हुई किस्मत करेगी? अभी आंगन में झाड़ू लगाना बाकी है, ठाकुर साहब के लिए काढ़ा बनाना है और फिर गौशाला की सफाई करनी है। पाठशाला जाने के ख्वाब देखना छोड़ दे छाया। जा, पहले रसोई का काम निपटा, और याद रखना, अगर जरा भी कसर रही तो आज रात तुझे अंधेरी कोठरी में सोना पड़ेगा। पाठशाला जाएगी? अरे छाया, जिसके भाग्य में अंधेरा लिखा हो उसे उजालों की जिद नहीं करनी चाहिए। जाकर बर्तन मांज, तेरी असली जगह वहीं है। छाया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो रोई नहीं। उसने अपनी फटी हुई चुनरी से पसीना पोंछा और चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। वो जानती थी कि इस हवेली में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। दीवारों के कान तो थे, पर दिल नहीं। ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी मर्यादाओं में व्यस्त थे और माँ रुक्मणी माया के सुनहरे भविष्य को बुनने में। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस छाया को वे आज पैरों की धूल समझ रहे हैं, वही कल इस खानदान की लाज बचाएगी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, हवेली के भीतर एक खौफनाक सन्नाटा पसरने लगा। माया के मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। उसे डर था कि छाया की सादगी, उसकी सेवा और उसके चेहरे पर रहने वाली वो अटूट शांति कहीं ठाकुर साहब का मन न बदल दे। उसे डर था कि एक दिन उसके पिता की ममता जाग जाएगी और छाया को भी वही अधिकार मिल जाएंगे जो केवल माया के लिए सुरक्षित थे। उस रात हवेली की खामोश दीवारों ने एक ऐसे पाप को जन्म लेते देखा जो खून के रिश्तों की पवित्रता को हमेशा के लिए जलाने वाला था। माँ और बेटी ने मिलकर छाया को रास्ते से हटाने की एक ऐसी योजना बनाई जिसका अंत केवल विनाश था। माँ, आज पिताजी ने भोजन करते समय छाया की बनाई हुई दाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि छाया के हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो कल को वो भी मेरी बराबरी करने की कोशिश करेगी। हमें उसे हमेशा के लिए इस चौखट से बाहर करना होगा। माँ, तू फिक्र मत कर मेरी लाडली, आज रात ही इस कांटे को जड़ से उखाड़ फेंक दूंगी।
मैंने एक ऐसी योजना बनाई है जिसे ठाकुर साहब कभी माफ नहीं करेंगे। देख, ये पगड़ी ठाकुर साहब के खानदान की मर्यादा है, उनके पुरखों का गौरव है। अगर ये जल गई और इसका इल्जाम छाया पर आ गया तो तेरे पिता उसे एक पल भी इस हवेली की मिट्टी नहीं छूने देंगे। आग, आग, दौड़ो, कोई बचाओ। देखो इस कुलक्षणी छाया ने क्या कर दिया। ठाकुर साहब का मान जल रहा है, अनर्थ हो गया। ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी नींद से हड़बड़ाकर जागते हैं और दौड़ते हुए रसोई की ओर आते हैं। आग की लपटों में अपनी पुश्तैनी पगड़ी को जलते देख उनका चेहरा क्रोध से भयानक रूप ले लेता है। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। छाया, कहाँ है वो बदकिस्मत लड़की? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे अपने घर में पनाह दी थी कि तू मेरे पुरखों की मर्यादा को राख कर दे? मेरी खानदानी पगड़ी, जिसे मैंने अपने प्राणों से बढ़कर संभाला, उसे तूने जला दिया। नहीं पिताजी, ईश्वर की कसम, मैं तो सो रही थी, मैंने इसे छुआ तक नहीं। माँ, आप तो सच बोलिए, मैं तो चूल्हा बुझाकर सोई थी, ये पगड़ी यहाँ कैसे आई? ठाकुर साहब, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है। ये पाठशाला जाने की जिद कर रही थी और जब मैंने मना किया तो इसने गुस्से में आकर कहा कि अगर इसे पढ़ने नहीं दिया गया तो ये हवेली की हर चीज जला देगी। देखिए, इसने आपका अपमान किया है। छाया, तू इतनी गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पिताजी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना पाप है। बस, अब एक शब्द भी और नहीं। जिस लड़की को अपने पिता के सम्मान की लाज नहीं, वो मेरी बेटी कहलाने के योग्य नहीं है। तेरी मासूमियत अब मुझे धोखा नहीं दे सकती। निकल जा इस हवेली से अभी के अभी। आज से तू मेरे लिए मर गई। आधी रात का समय, मूसलाधार बारिश छाया के आंसुओं को धो रही थी, पर उसके दिल की चोट किसी भी मरहम से नहीं भर सकती थी। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर पत्थर की उस हवेली का दिल नहीं पिघला। अपनों की नफरत उस काले तूफान से भी ज्यादा ठंडी और डरावनी थी। छाया के पास अब न घर था, न माता पिता और न ही कोई सहारा। वो कांपते हुए कदमों से उस घने जंगल की ओर बढ़ने लगी, जहां जंगली जानवरों का डर तो था, पर इंसानों जैसी धोखाधड़ी नहीं। हवेली की पत्थर जैसी दीवारों ने तो छाया को ठुकरा दिया था, पर कुदरत का अपना ही इंसाफ था। वो जंगल, जिसे लोग खौफनाक और जानलेवा समझते थे, आज उस बेसहारा लड़की का इकलौता ठिकाना बन गया था। बारिश के थपेड़े छाया के कोमल चेहरे को जख्मी कर रहे थे और बादलों की गर्जना उसके पिता के गुस्से जैसी लग रही थी। वो भाग रही थी, अपनी यादों से, अपने अपनों की नफरत से और उस कलंक से जो उसके माथे पर मढ़ दिया गया था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, पर वो जानती थी कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्द भरी कराह उसके कानों से टकराई। छाया एक बड़े बरगद के पेड़ के पास रुकती है। बिजली की चमक में उसे दिखता है कि एक वृद्ध महिला लकड़ियों के भारी गट्ठर के नीचे दबी हुई है। कीचड़ और फिसलन के कारण वो खुद को बाहर निकालने में असमर्थ है। अरे माँ, आप यहाँ इस तूफान में? रुकिए, मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। घबराइए मत, मैं हूँ यहाँ। रहने दे बेटी, तू खुद बहुत छोटी है, तुझे चोट लग जाएगी। इस बुढ़िया की जान बचाने के चक्कर में तू अपनी जान जोखिम में मत डाल। नहीं माँ, आज वैसे भी मेरा कोई नहीं रहा। अगर मैं आपके काम आ सकी तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। आप मेरी पीठ का सहारा लीजिए। पास ही एक छोटी सी गुफा जैसा ठिकाना दिख रहा है, हम वहाँ चलते हैं। छाया उस बूढ़ी माँ को अपनी पीठ का सहारा देकर धीरे धीरे एक छोटी सी झोपड़ी तक ले जाती है। पूरी रात छाया सोई नहीं। उसने खुद ठंड में ठिठुरना स्वीकार किया, पर उस अजनबी वृद्धा को आंच की गर्मी दी। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण जंगल की धुंध को चीरकर झोपड़ी के भीतर आई, वातावरण का डर एक शांति में बदल गया। सुबह होते ही बुढ़िया की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो साधारण इंसानों में नहीं होती। बेटी, रात भर तूने मेरी जो सेवा की है, उसका मोल कोई धन दौलत नहीं चुका सकती।
तूने एक ऐसी औरत की जान बचाई जिसे दुनिया ने मरने के लिए छोड़ दिया था। तेरी आंखों में जो सच्चाई और मासूमियत है वो बड़े बड़े राजमहलों में भी नहीं मिलती। माँ, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया। मुझे तो अपनों ने ही घर से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। जिसके पास सच का साथ होता है उसका साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ता। ये ले बेटी, यह एक विशेष काला बीज है, इसे संभाल कर रख। दुनिया तुझे परखेगी, लोग तुझे नीचा दिखाएंगे, पर तू अपनी सच्चाई को इस बीज की तरह बचा कर रखना। जब राजमहल की चुनौती आएगी तब यही छोटा सा बीज तेरी पवित्रता और ईमानदारी का सबसे बड़ा गवाह बनेगा। पर माँ, ये तो मामूली सा काला बीज है, मैं इसका क्या करूँगी? समय आने पर तू सब जान जाएगी। बस इतना याद रखना, चाहे दुनिया तुझे कितना भी डराए, तू इस बीज को अपने से अलग मत करना और न ही इसे कभी बदलना। इसे अपनी मेहनत और आंसुओं से सींचना। जा बेटी, अब तेरा नया सफर शुरू होता है। देवगढ़ का राजमहल आज किसी उत्सव की तैयारी में डूबा हुआ था। राजा विक्रम एक न्यायप्रिय शासक थे और अब समय आ गया था कि उनके इकलौते पुत्र राजकुमार राजेश के लिए एक ऐसी जीवन संगिनी चुनी जाए जो न केवल राज्य की शोभा बढ़ाए बल्कि जिसकी आत्मा भी सोने की तरह शुद्ध हो। राजकुमार राजेश को दिखावे से सख्त नफरत थी। वे सौंदर्य से ज्यादा स्वभाव को महत्व देते थे। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया था कि राजकुमार की वधू का चयन एक विशेष परीक्षा के माध्यम से होगा। ये खबर किसी बिजली की तरह हर घर, हर हवेली और हर झोंपड़ी तक पहुंच गई थी। सुनो सुनो, देवगढ़ की समस्त कन्याओं के लिए महाराज का हुक्म है। राजकुमार राजेश के विवाह हेतु एक धर्म परीक्षा आयोजित की जा रही है। जो भी कन्या इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगी वही इस राज्य की भावी रानी बनेगी। कल सुबह राजमहल के प्रांगण में सभी कन्याओं की उपस्थिति अनिवार्य है। माँ, सुना आपने? ये अवसर तो जैसे मेरे लिए ही बना है। मेरी खूबसूरती और आपका सिखाया हुआ सलीका, राजकुमार तो देखते ही मुझे पसंद कर लेंगे। बिल्कुल बेटा, तू तो राज करने के लिए ही पैदा हुई है। कल हम ऐसी तैयारी के साथ जाएंगे कि पूरी रियासत देखती रह जाएगी। उस राजमहल की चाबियां अब तेरे ही आंचल में होंगी। देवगढ़ की बेटियों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। राजकुमार की वधू का चयन न तो धन से होगा और न ही केवल रूप से। हम आप सभी को एक एक परख का बीज देंगे। आप सभी के पास ठीक 1 महीने का समय है। इस बीज को अपने घर ले जाएं, इसे सींचें और इसकी देखभाल करें। 1 महीने बाद जिसके गमले में सबसे अनोखा और सुंदर पौधा खिलेगा वही इस राज्य की कुलवधू चुनी जाएगी। अरे, तू यहाँ क्या कर रही है? अपनी फटी हुई चुनरी देख, यहाँ रानियां चुनी जा रही हैं, भिखारी ने नहीं। भाग यहाँ से। रुकिए सैनिक, महाराज का आदेश सबके लिए है। योग्यता कपड़ों की मोहताज नहीं होती, इन्हें भी बीज दीजिए। बीज हाथ में आते ही छाया के मन में दादी माँ की कही बातें गूंजने लगी। उसके पास अब 2 बीज थे, एक दादी माँ का दिया हुआ और एक राजमहल का। वो समझ गई कि उसकी किस्मत का फैसला अब इन बीजों के अंकुरित होने पर टिका है। एक तरफ माया का अहंकार था जो सोने के गमलों की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ छाया का विश्वास था जो मिट्टी के टूटे पात्र में भी जान फूंकने का दम रखता था। चुनौती शुरू हो चुकी थी और समय की सुइयां तेजी से घूमने लगी थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो तो बस अपनी चाल चलता रहता है। देवगढ़ की रियासत में अब हर सुबह एक नई उम्मीद और हर शाम एक नई फिक्र लेकर आ रही थी। एक तरफ हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे माया का अहंकार था जो सोने के गमले और महंगे इत्रों के दम पर कुदरत को झुकने पर मजबूर करना चाहता था। दूसरी तरफ जंगल के सन्नाटे में छाया की खामोश तपस्या थी। राजमहल से मिले उस छोटे से काले बीज ने जैसे सबकी नींद उड़ा दी थी। 10 दिन बीत चुके थे, फिर 15 और देखते ही देखते 20 दिन गुजर गए। पर अजीब बात थी,
पूरे राज्य में किसी भी कन्या के गमले में एक छोटा सा अंकुर तक नहीं फूटा था। माँ, ये क्या मजाक है? 20 दिन हो गए मैंने इस मिट्टी में केसर मिलाया, इसे गुलाब जल से सींचा, यहाँ तक कि शहर के सबसे बड़े माली से खाद मंगवाई, पर इस कमबख्त बीज में कोई हलचल ही नहीं है। क्या महाराज ने हमें बंजर बीज दिए हैं? धीरज रख बेटा, मैंने सुना है गांव की दूसरी लड़कियों के गमलों में भी अभी तक कुछ नहीं होगा। शायद ये बीज ही कुछ खास किस्म के हैं जिन्हें उगने में वक्त लगता है, पर हमें हार नहीं माननी है। अगर राजकुमार की वधू बनना है तो हमें कुछ अलग करना ही होगा। नन्हे बीज, क्या तुम्हें भी मेरी तरह इस अकेलेपन से डर लग रहा है? घबराओ मत, मैं रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक दिन जरूर बाहर आओगे। चाहे दुनिया मुझे कितना भी निकम्मा कहे, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ही तो मेरी सच्चाई का इकलौता सबूत हो। बेटी, 25 दिन हो गए, लोग बाजार से नए पौधे खरीद रहे हैं, अपनी जीत पक्की कर रहे हैं। क्या तेरा मन नहीं करता कि इस खाली मिट्टी को फेंक दे और कोई सुंदर सा फूल लगा ले? कम से कम राजमहल में तेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। नहीं दादी माँ, ये बीज राजकुमार ने एक विश्वास के साथ मुझे दिया था। अगर मैं इसे बदल दूंगी तो मैं खुद से नजरें कैसे मिला पाऊंगी? अगर मेरी किस्मत में हारना लिखा है तो मैं इस खाली गमले के साथ ही हार स्वीकार कर लूंगी, पर मैं धोखा नहीं दे सकती। सच कड़वा हो सकता है, पर वो झूठे फूलों से कहीं ज्यादा कीमती है। देख माया, ये फूल मैंने बाजार के एक गुप्त सौदागर से भारी कीमत चुकाकर मंगवाया है। ये रात में भी चमकता है। कल परीक्षा का आखिरी दिन है। हम उस पुराने बंजर काले बीज को फेंक देंगे और उसकी जगह ये जादुई पौधा लगा देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। राजा और राजकुमार तो बस अनोखा फूल देखना चाहते थे, और इससे अनोखा पूरे देवगढ़ में कुछ नहीं होगा। माँ, आप महान हैं। अब तो राजमहल का सिंहासन मेरा ही है, और वो छाया, वो तो जंगल में सूखी मिट्टी ही चाट रही होगी। कल उसकी आंखों के सामने मैं राजकुमार का हाथ थामूंगी। लालच ने अपना जाल बिछा दिया था। एक तरफ दिखावे की वो चमक थी जो आंखों को चुंधिया रही थी, और दूसरी तरफ वो सादगी थी जो अंधेरे में भी अडिग खड़ी थी। 29वीं रात गुजर रही थी। कल सुबह देवगढ़ का सूरज एक ऐसा न्याय देखने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। झूठ के फूल सज चुके थे, पर सच अभी भी मिट्टी के भीतर दबा हुआ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। हवेली में आज उत्सव जैसा माहौल था, क्योंकि वहां एक चमत्कार उगाया था। माँ, देखिए, इस फूल की पंखुड़ियां किसी मखमल से भी ज्यादा कोमल है। जब मैं इसे लेकर राजमहल के दरबार में कदम रखूंगी तो राजकुमार राजेश की नजरें मुझ पर से हटेंगी ही नहीं। आज देवगढ़ की हर लड़की मेरे सामने फीकी पड़ जाएगी। बिल्कुल बेटा, और वो बंजर बीज, उसे तो मैंने सुबह ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जो चीज हमें जीत न दिला सके उसे साथ रखने का क्या फायदा। आज ठाकुर गजेंद्र सिंह की बड़ी बेटी पूरे राज्य की मालकिन बनेगी। बस याद रखना, कोई पूछे तो कहना कि तूने इसे अपने पसीने और ममता से सींचा है। छाया अपने पुराने मिट्टी के गमले के सामने घुटनों के बल बैठी है। गमले में सिर्फ काली नम मिट्टी है, एक भी पत्ता नहीं, एक भी अंकुर नहीं। छाया की आंखों से आंसू टपक कर मिट्टी में मिल रहे हैं। दादी माँ, मैं कैसे जाऊंगी? सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। माँ और माया दीदी कहेंगी कि मैं सच में निकम्मी हूँ। राजकुमार ने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे बीज दिया था, और मैं उन्हें सिर्फ ये खाली मिट्टी दिखाऊंगी। क्या महाराज मुझे इस अपमान के लिए दंड देंगे? अपनी आंखों के आंसू पोंछ मेरी बच्ची। आज का दिन रोने का नहीं, अपनी सच्चाई पर गर्व करने का है। तूने 30 रातों तक जागकर उस बीज की सेवा की। तूने उसे अपने आंसुओं से सींचा है। क्या तुझे लगता है कि तेरी मेहनत बेकार गई? पर दादी माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। बाजार में तो कल ही सब कह रहे थे कि सबके गमलों में अद्भुत फूल खिल गए हैं। फूलों की सुंदरता आंखों को लुभाती है, पर मिट्टी की सच्चाई रूह को सुकून देती है। तू वही खाली गमला लेकर दरबार जाएगी। याद रख,
तूने अपनी सच्चाई का सौदा नहीं किया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जो डर गया वो हार गया। तू अपनी सच्चाई को अपनी ढाल बना और राजमहल की ओर कदम बढ़ा। ईश्वर तेरे साथ है। राजमहल का वातावरण आज किसी तिलिस्मी बाग जैसा लग रहा था। चारों ओर मखमली पंखुड़ियां और मदहोश कर देने वाली खुशबू थी। पर अजीब बात थी, जितने सुंदर फूल दरबार में दिख रहे थे, राजकुमार राजेश का चेहरा उतना ही उदास होता जा रहा था। वे एक एक गमले को देख रहे थे, कभी पंखुड़ियों को छूते तो कभी मिट्टी को सूंघते, पर उनकी आंखों में वो तलाश अभी भी अधूरी थी। उन्हें फूलों की सुंदरता में कुछ बनावटी सा महसूस हो रहा था। राजकुमार माया के पास पहुंचते हैं। माया ने गर्व से अपना सिर ऊंचा कर रखा है। उसका नीला विदेशी फूल पूरे दरबार में अपनी हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा है, जिससे आसपास के लोग दंग हैं। ठाकुर गजेंद्र सिंह की पुत्री माया, आपका ये फूल तो वाकई में जादुई लग रहा है। देवगढ़ की मिट्टी में ऐसा रंग और ऐसी चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपने इसे कैसे उगाया? राजकुमार, ये मेरी दिन रात की तपस्या का फल है। मैंने इसे अपने हाथों से सींचा है, इसे संगीत सुनाया है और इसके साथ घंटों बातें की है। ये मेरी ममता का प्रतिबिंब है। क्या आपको ये पसंद नहीं आया? पसंद और सच में बहुत फर्क होता है माया। कतार के सबसे अंत में छाया खड़ी है। उसके पास कोई रेशमी लिबास नहीं है, कोई गहना नहीं है। उसके हाथों में वही पुराना मिट्टी का टूटा हुआ गमला है, जिसमें सिर्फ काली मिट्टी भरी है। उसे देखकर दरबार में मौजूद दूसरी कन्याएं फुसफुसाने लगती हैं और हंसती हैं। देखो, ये पागल लड़की खाली मिट्टी लेकर राजकुमार से ब्याह करने आई है। क्या इसे लगा कि राजकुमार इसके गमले की धूल देखेंगे? छाया, अगर तेरे पास फूल उगाने की अकल नहीं थी तो कम से कम बाजार से कोई घास का तिनका ही लगा लेती। इस खाली गमले से तू किसका अपमान कर रही है, राजमहल का या खुद का? दीदी, अपमान तो तब होता जब मैं इस मिट्टी में किसी और के फूल को अपना कहकर सजा लेती। ये खाली है क्योंकि इसमें से कुछ नहीं निकला, पर ये सच है। राजा विक्रम और राजकुमार राजेश अब छाया के पास पहुंच चुके हैं। पूरा दरबार शांत हो जाता है। सब सांस रोककर देख रहे हैं कि महाराज इस अपमान पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। बेटी, क्या तुम्हें पता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? हजारों कन्याएं अपने श्रम का फल लेकर आई हैं और तुम राज दरबार में खाली मिट्टी लेकर खड़ी हो। क्या तुम्हें हमारे दिए हुए बीज पर विश्वास नहीं था या तुमने इसकी देखभाल ही नहीं की? महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, पर मुझ पर अविश्वास मत कीजिए। मैंने इस बीज को अपनी जान से ज्यादा संभाला। मैं रातों को जागी, मैंने इसे अपने आंसुओं से सींचा, पर इसमें से एक पत्ता तक नहीं निकला। मेरा दिल कहता था कि मैं बीज बदल लूं, जैसा कि सबने किया, पर मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी। मैं राजकुमार को धोखा देकर रानी नहीं बनना चाहती। ये मिट्टी खाली है क्योंकि मेरी मेहनत असफल रही। छाया की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और रुक्मिणी के माथे पर पसीना आ गया। राजा विक्रम ने राजकुमार राजेश की ओर देखा। राजकुमार के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो पिछले 30 दिनों में किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने धीरे से झुककर छाया के उस मिट्टी भरे गमले को अपने हाथों में उठा लिया। राजमहल के उस आलीशान दरबार में एक अजीब सी खामोश जंग छिड़ गई थी। एक तरफ हजारों रंग बिरंगे खुशबूदार फूल थे जो अपनी सुंदरता का ढिंडोरा पीट रहे थे, और दूसरी तरफ एक लड़की का खाली सच था जो राजकुमार के हाथों में गर्व से खड़ा था। माया और बाकी कन्याओं के चेहरों पर अब जीत की मुस्कान नहीं, बल्कि एक अनजानी घबराहट थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार एक बेकार सूखी मिट्टी के पात्र को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। देवगढ़ की बेटियों, आज का दिन केवल फूलों के सौंदर्य की परख का नहीं था। आज का दिन उस चरित्र की परख का था जिस पर इस रियासत का भविष्य टिकने वाला है। आप सभी ने बहुत मेहनत की, अद्भुत फूल उगाए। माया, आपका ये नीला फूल वाकई बेमिसाल है, पर क्या आप हमें एक बार फिर बता सकती हैं कि ये किस बीज से निकला है? महाराज, ये वही काला बीज है जो आपने दिया था। मैंने इसे अपनी आत्मा के नूर से सींचा है। क्या आपको मेरी मेहनत पर संदेह है?
महाराज, मेरी बेटी ने रातों की नींद गंवाई है इस फूल के लिए। ये अपमान ठाकुर गजेंद्र सिंह की बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। अपमान मेहनत का नहीं होता माँ, अपमान सत्य का होता है। छाया, तुमने कहा कि तुमने बीज नहीं बदला, चाहे वो नहीं होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा? डर लगा था राजकुमार, पर उस डर से बड़ा मेरा धर्म था। अगर मैं झूठ के सहारे रानी बन भी जाती तो मैं अपनी प्रजा की आंखों में आंखें डालकर कैसे देख पाती। मैं खाली हाथ आई हूँ, पर मेरा मन साफ है। राजकुमार अचानक मेज पर रखे एक पीतल के बर्तन से पानी लेते हैं और माया की नीले फूल की जड़ों में डालने लगते हैं। जैसे ही पानी मिट्टी को छूता है, नीले फूल की चमक फीकी पड़ने लगती है और उसकी पंखुड़ियां ढीली होकर गिरने लगती हैं। वो एक नकली कागजी फूल था जिसे जादू से चिपकाया गया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। माया का चेहरा पीला पड़ गया और रुक्मणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हजारों फूलों के बीच केवल एक ही गमला ऐसा था जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, और वो था छाया का खाली गमला। बस बहुत हुआ ये पाखंड। देवगढ़ के वासियों, आज जो आप देख रहे हैं वो इस राज्य का सबसे बड़ा धोखा है। भाइयों और बहनों, 1 महीना पहले मैंने और महाराज ने जो बीज आप सबको बांटे थे, उन्हें हमने खुद खौलते हुए पानी में 3 घंटे तक उबाला था। और विज्ञान का नियम है कि उबले हुए बीज से कभी कोई जीवन नहीं पनप सकता। वे बीज बंजर थे। पूरी सभा में शोर मच जाता है। माया फूट फूट कर रोने लगती है और रुक्मिणी पीछे हटने लगती है। ठाकुर गजेंद्र सिंह जो दरबार के एक कोने में खड़े थे, उनका सिर शर्म से झुक जाता है। अगर बीज बंजर थे तो इन हजारों गमलों में फूल कहां से आए? इन कन्याओं ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सत्य की बलि दे दी। केवल छाया ही वो लड़की है जिसने अपनी असफलता स्वीकार की, पर अपना जमीर नहीं बेचा। सत्य की जीत हो चुकी थी। उबले हुए बीजों ने उन सब चेहरों से नकाब उतार दिया था जो बाहर से सुंदर पर भीतर से खोखले थे। छाया की आंखों में अब आंसू तो थे, पर वे दुख के नहीं, सम्मान के थे। सत्य की चमक जब बिखरती है तो वो केवल अंधेरा ही नहीं दूर करती, बल्कि उन चेहरों को भी बेनकाब कर देती है जो झूठ के मुखौटे पहने घूम रहे थे। ठाकुर गजेंद्र सिंह, जो अपनी मर्यादा और अनुशासन पर गर्व करते थे, आज अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। उन्हें याद आ रहा था वो तूफानी रात, वो जलती हुई पगड़ी और अपनी उस मासूम बेटी की सिसकियां जिसे उन्होंने बिना सोचे समझे कीचड़ में धकेल दिया था। आज उसी बेटी ने न केवल अपनी सच्चाई साबित की थी, बल्कि पूरे खानदान के उस मान को भी बचा लिया था जिसे रुक्मणी और माया ने लालच की मंडी में नीलाम कर दिया था। छाया, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी झूठी शान की आंखों से सच को देख ही नहीं पाया। मैंने उस रात तुझे कलंक कहा था, पर आज तूने साबित कर दिया कि असली कलंक तो मेरे अपने अहंकार और अविश्वास में था। मैं इस पगड़ी के लायक नहीं हूं जिसे तूने जलाने का झूठा इल्जाम सहा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। एक पिता कभी गलत नहीं होता, बस कभी कभी समय की धुंध सच को धुंधला कर देती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उस रात की बारिश ने मुझे सिखाया कि अकेले कैसे चलते हैं, और आज की सुबह ने सिखाया कि सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब एक नाटक है। ठाकुर साहब, ये लड़की बस आपको अपनी बातों में फंसा रही है। राजकुमार ने इसे चुना क्योंकि ये गरीब दिखने का ढोंग कर रही थी। बस कीजिए रुक्मणी जी, आपका लालच अब भी आपकी आंखों पर पर्दा डाले हुए है। आपने न केवल अपनी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि इस राजघराने को भी धोखा देने की कोशिश की। महाराज का आदेश है, माया और आपको इस रियासत की सीमाओं से बाहर जाना होगा। जो माँ अपनी ही संतान में भेद करे, वो इस पवित्र भूमि पर रहने के योग्य नहीं है। रिश्तों की डोर जब एक बार टूटती है तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। माया ने अपनी बहन का हक छीनने की कोशिश की थी और अंत में उसने अपना ही अस्तित्व खो दिया। हवेली की वो दीवारें जो कभी घमंड से ऊंची थीं, आज शर्म से झुकी हुई लग रही थी। लेकिन इस बिखराव के बीच एक नया सवेरा अंगड़ाई ले रहा था। कल तुम इस राज्य की रानी बनोगी छाया।
क्या अब भी तुम्हें उस खाली गमले का दुख है? राजकुमार, खाली गमला दुख नहीं, मेरी ताकत था। पर मैं सोच रही हूँ, आपने उबले हुए बीज क्यों दिए? क्या आपको पता था कि सब झूठ बोलेंगे? मुझे डर था कि लोग पद और प्रतिष्ठा के लिए अपनी आत्मा बेच देंगे। मुझे एक खूबसूरत चेहरा नहीं, एक खूबसूरत नीयत चाहिए थी, जो इस राज्य के गरीबों और बेसहारा लोगों का दर्द समझ सके, और तुमने वो साबित कर दिया। वो बीज जो दादी माँ ने दिया था, वो कोई मामूली बीज नहीं था, वो आशीर्वाद था। जैसे ही छाया के मन की सारी कड़वाहट खत्म हुई, उस बीज ने अपनी असली शक्ति दिखानी शुरू की। कल सुबह जब दुनिया उबले बीजों की राख देख रही होगी, तब एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देवगढ़ सदियों तक याद रखेगा। देवगढ़ का सूर्य आज कुछ अलग ही आभा लेकर उगा था। ये केवल एक वधू का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा का दिन था। पर दरबार में फुसफुसाहट अब भी थी। क्या एक खाली गमला सचमुच रानी की निशानी बन सकता है? तभी उस रहस्यमयी बुढ़िया ने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते उसका मटमैला लिबास एक शाही रेशमी वस्त्र में बदल गया। वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं, बल्कि राजा विक्रम की बड़ी बहन और राज्य की मुख्य कुलदेवी की संरक्षिका थी। रुको, न्याय अभी अधूरा है। छाया, तुमने उस रात जंगल में मेरी जान बचाई और बदले में मैंने तुम्हें एक काला बीज दिया था। क्या वो अब भी तुम्हारे पास है? हाँ दादी माँ, वो मेरे गमले की मिट्टी में ही कहीं दबा है, पर वो कभी अंकुरित नहीं हुआ। वो बीज अंकुरित तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि उसे त्याग और क्षमा का जल न मिले। आज तुमने अपने शत्रुओं को क्षमा किया और अपने पिता के मान के लिए अपनी जीत का त्याग करने को तैयार हो गई। अब देखो। जैसे ही दादी माँ ने अपना हाथ गमले की ओर किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मिट्टी के भीतर से एक सुनहरी किरण फूटी। देखते ही देखते एक मोटा हरा तना बाहर निकला और कुछ ही सेकंडों में वो एक विशाल पारिजात के पौधे में बदल गया। उसकी शाखाओं पर हजारों सफेद और नारंगी फूल खिल उठे, जिनकी खुशबू पूरे राज्य में फैल गई। देवगढ़ के वासियों, देख लो सत्य की शक्ति। जहां उबले हुए बीज मर गए, वहां एक निस्वार्थ हृदय की तपस्या ने पत्थरों से भी जीवन निकाल दिया। यही तुम्हारी रानी है। आज मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि ऊंची दीवारें और रेशमी पगड़ी मर्यादा नहीं होती, मर्यादा चरित्र में होती है। देवगढ़ की गलियों में आज खुशियां छाई थीं। छाया ने रानी बनते ही सबसे पहला काम किया। हवेली की तरह दिखने वाली सत्य की पाठशाला बनवाई, जहां राज्य की हर बेटी को चित्रकारी, संगीत और ज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। भेदभाव की दीवारें ढह चुकी थीं। वो काला बीज जो कभी तुच्छ लगता था, आज राज्य के केंद्र में एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।